मैं मजबूती से इस सच के साथ खड़ा हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। ये अल्फाज मेरे नहीं, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन के हैं। आज आप सोच रहे होंगे हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो 100 साल पूरे हो गए हैं, एमयू 100 ईयर्स माइलस्टोन, इस पर हम लोग कवरेज चला रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं और जो आप देख लेंगे सजेशन में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और आज आगे बढ़ते हुए हमने सोचा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, आखिर पूरे दुनिया में क्यों जाना जाता है। इंडिया में टॉप पे रहना, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी डिमांड रहना, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो सोचा इस पर कुछ रिसर्च किया जाए, इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो इससे बेहतर क्या हो सकता था कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से ही बात कर ली जाए। तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बस थोड़ा बताते चलूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद वाइस चांसलर पहले रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उसके बाद फिर बिहार के गवर्नर की जिम्मेदारी मिली और फिर देश के दूसरे उपराष्ट्रपति बने और बाद में जाके तीसरे राष्ट्रपति बने। और जब ही उन्हें उसके बाद से भारत रत्न मिला, और वो पहले हिंदुस्तान के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान ही ऑफिस में इंतकाल हुआ। और उसके बाद जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत 1935 में हुई थी, बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे रख दिया गया। इसके बारे में जानेंगे ऐसा क्यों हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजीम शख्सियत के मालिक मिर्ज़ा मोहम्मद सुफियान बेग साहब, जो जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इनके तालीम के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं, बाकी सर से जानेंगे। इन्होंने बीएससी तक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और आईआईटी कानपुर से एमटेक और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी पूरा किया और फिर यूएसए में जाके कई सारे पेपर लिखे। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि मैं इस इंटरव्यू में आपके रूबरू हो सकूं और अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं, ख़ास तौर से इस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जिसका कि मैं एज़ प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रहा हूं। सर, जैसे हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज का बहुत नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जानते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस दौर में सबसे पुराना कॉलेज था जब शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लोग इतना जानते थे, मदीना मदरसा उल उलूम के फाउंडेशन उन्होंने डाला था, बाद में यूनिवर्सिटी बना और धीरे धीरे कॉलेजेस बनते चले गए। तो इसके बारे में आप बताइए कि इस हिस्ट्री क्या है इस कॉलेज की। देखिए, आपने बात की 1935 की, ये बात सही है कि बहैसियत इंजीनियरिंग कॉलेज ये 1935 में कायम हुआ, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इसका बीज 1877 में ही बो दिया गया था, जबकि हमारे फाउंडर सर सैयद अलैहिर्रहमा ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संग बुनियाद रखते हुए जो तकरीर लॉर्ड लिटन के सामने की और उसमें एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी का खाका पेश किया, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दोनों शामिल थे। तो इसका ख्वाब 1877 में सर सैयद अलैहिर्रहमा ने ही देख लिया था। उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए 1910 में सर आगा ख़ान, सैयद अमीर अली और सैयद अली इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रिंस आरकॉट और नवाब वक़ार उल मुल्क जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने चंदा जमा करना शुरू किया, क्योंकि शुरू में हमें भी मालूम है यूनिवर्सिटी जो है वो चंदे से वजूद में आई। और फिर उसके बाद ये इरादा इसको रिन्यू किया गया, जबकि गोल्डन जुबली मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की मनाई जा रही थी। फिर उसके बाद 1929 में सर शाह सुलेमान ने पहला प्रपोज़ल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से तैयार करके और सबमिट किया, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें, सोप मेकिंग, इंक मेकिंग और निकल पॉलिशिंग, इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में प्रपोज़ल पेश किया उस दौर में, यानी 1929 की बात मैं कर रहा हूँ। 1930 में उबैदुल्ला खां दुर्रानी, जो बाद में इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की मोटर मैकेनिक की और लेथ मशीनिंग की। तो ये समझिए गोया शुरुआत है इस कॉलेज की। फिर उसके बाद 1935 में सर आगा ख़ान ने
दोबारा इस चीज़ को याद दिलाया कि भाई हमको इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है। ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई रामपुर में, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को सबको याद दिलाया, याद दहानी कराई। 1936 में डिप्लोमा क्लासेस शुरू हुई इलेक्ट्रीशियन और मोटर इंजीनियरिंग में। 1936 में उस वक्त डिप्लोमा स्टार्ट हुआ। और उसमें मैं आपको बताऊं कि एक साहब थे रशीदुद्दीन साहब, जिनको हमने भी अपने बचपन में देखा और वो बाद में मुलाजिम हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब में। बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत थे, फ्लोइंग बियर्ड एंड ऑल। और वो शाम में शमशाद मार्केट में होम्योपैथिक की दवाएं भी मुफ्त दिया करते थे। तो वो रशीदुद्दीन साहब, बहुत से लोग उनको यहाँ जानते हैं, वो उस सबसे पहले बैच में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद जनवरी 26, 1938 में फाउंडेशन ले की गई वर्कशॉप की, जो नवाब रामपुर ने सर आगा ख़ान की मौजूदगी में संग बुनियाद रखा हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की वर्कशॉप की। और फिर 1938 में पहला डिप्लोमा बैच ग्रेजुएट करके निकला। और इस कोर्सेज़ में उबैदुल्लाह खां दुर्रानी जो है वो सेक्रेटरी रहे 1935-36 में, और फिर सुपरिटेंडेंट रहे 1936-38 में, और प्रिंसिपल बने कॉलेज के, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा 1938 से लेकर 1940 तक पहले प्रिंसिपल बने। 1940-41 में डिग्री कोर्सेज शुरू हुए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इन दो क्लासेस में। सैयद अहमद अब्बास जो 1941 में उन्होंने एडमिशन लिया था, वो प्रिंसिपल बने पॉलीटेक्निक के बाद में, और वो बॉयज़ और वीमेंस पॉलीटेक्निक के गोया आर्किटेक्ट थे और शुरू करने वालों में थे। फिर 1946 में ये जो हमारी मेन बिल्डिंग जहां हम बैठे हुए, इसका बैक पोर्शन वो तैयार हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, जिनका आपने तस्करा किया और हमारे वाइस चांसलर रहे और सदर रहे बाद में, और उनके नाम पर ये कॉलेज जो है वो रखा गया। तो उन्होंने स्पेशल अटेंशन दी कॉलेज की। और फिर 1969-70 में 1969-70 में इस कॉलेज का नाम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनकी खुसूसी खिदमात को रिकॉग्नाइज़ करते हुए इसका नाम रखा गया। 1950 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जो बहुत बड़ी बॉडी है, उसने रिकॉग्निशन दिया हमारे यहाँ की डिग्रीज़ को। 1951-52 में बिल्डिंग का एक्सपेंशन हुआ। और ये मेन बिल्डिंग बड़ी अजीब सी बात है, यानी बल्कि कहीं खुशाइन बात है कि यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट हुआ करता था। तो जब इसका एक्सपेंशन हुआ तो वो वेजिटेबल मार्केट इसमें जम कर दिया गया, वेजिटेबल मार्केट कहीं और मूव किया गया। और सर रॉस मसूद ने 1930-31 में उसको इस बिल्डिंग का पार्ट बना दिया था, उस वेजिटेबल मार्केट को। 51-52 में जॉइंट मीटिंग सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हिंदुस्तान के, उनके प्रिंसिपल्स की यहाँ पर हुई। और वो केसी चक्कू जो बाद में हमारे प्रिंसिपल रहे, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरह से गोया रिकॉग्निशन मिलना हमारा शुरू हो गया। फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर जो उस वक्त थी राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने कॉलेज में विज़िट की। 1953-54 में एक बड़ी ग्रांट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मिली और मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर शुरू हुआ। और 3 चीज़ें केसी चक्कू, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उनके ज़माने में कायम हुई। एक तो सर्वे कैंप्स लगने शुरू हुए अतराफ़ में, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जीबिशन, जो कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था, जिसमें बच्चे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाकर पेश किया करते थे, वो होता था। और इंडस्ट्रियल और इंस्ट्रक्शनल टूर्स बच्चों के होने लगे, ताकि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाकर देख सकें कि क्या इस वक्त इंडस्ट्री में हो रहा है, क्योंकि इन इंजीनियर्स को जाकर वहीं पर एम्प्लॉयमेंट लेना है, तो दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक के बारे में मैं कुछ अलग से आपसे कहना चाहूँगा। एक तो 1961-62 में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनी पॉलीटेक्निक, और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट शुरू हुआ 1984 में, जो कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर था, गो कि यूनिवर्सिटी का उस पर कंट्रोल नहीं था, और काफ़ी दिन तक वो चला। और 3 मेन ब्रांचेस वहाँ पर 1985 तक चली, जो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, 3 मेन ब्रांचेस है वो चली। 85-86 में 4 ब्रांचेस और ऐड हुई, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, आर्किटेक्चर, ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग। और इसकी तरक्की को देखते हुए इसको बेस्ट पॉलीटेक्निक इन नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड मिला 1992 में, और बेस्ट पॉलीटेक्निक ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला 1993 में। तो आप समझ देखिए मुस्तकिल तरक्की हो रही है। और जी फिर फिर प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन अंसारी, जो कि एक बहुत हैदराबादी, बिल्कुल दिल से हैदराबादी थे, इन 1961 से 68 तक उन्होंने पॉलीटेक्निक को के प्रिंसिपल रहे और उसको तरक्की में बहुत उनका ख़ास हाथ रहा। 1966 में वुमेंस पॉलीटेक्निक अप्रूव हुआ और उसके बिल्डिंग और हॉस्टल कंप्लीट हुआ 1969 में। बीई इवनिंग स्टार्ट हुआ 3 ब्रांचेस में, ये हुआ नवाब अली यावर जंग के ज़माने में, जबकि प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन अंसारी वहाँ पर थे, तो ये बीई का प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर 1964 में
हमारे यहाँ मास्टर्स कोर्स स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल में 64 में जी। और हमारा बुक बैंक इस्टेब्लिश हुआ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बुक बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है जो पूरे इंडिया में नहीं है, अगर कहीं पर है भी तो वो सिर्फ SC/ST स्टूडेंट्स के लिए। हमारे यहाँ हम हर स्टूडेंट को 15% बुक की कॉस्ट पर हम उसको किताब इशू करते हैं पूरे सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर के बाद वापस कर देता है, दूसरे बच्चों को इशू कर दी जाती है। इस तरह 6-7 साल में उस किताब की कीमत वसूल हो जाती है और फिर उसके बाद हम नई किताबें ख़रीद सकते हैं के लिए यूटिलाइज भी हो जाता है। हाँ, और बच्चों के लिए पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग बन गई, ये 1968 में NC साहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, वो प्रिंसिपल बने और डीन भी बने। लेकिन उनके बाद से फिर प्रिंसिपल और डीन की पोजीशन वो अलग अलग कर दी गई। डीन पूरी फैकल्टी का होता था, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, बॉयज़ पॉलीटेक्निक, वीमेंस पॉलीटेक्निक और अब कम्युनिटी कॉलेज। तो गोया डीन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है चारों एंटिटीज़ का, और प्रिंसिपल हर उसके यूनिट के अलग अलग होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं प्रिंसिपल जो होते हैं। फिर 4 जनवरी 1984 को शेख जायद बिन सुल्तान जो अमीर थे UAE के, वो हमारे यहाँ आए और उनके नाम पर फिर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है वो कायम हुआ। और केमिकल इंजीनियरिंग 1980 में स्टार्ट हो चुका था। इलेक्ट्रिकल में 2 ब्रांचेस चलती थी, लो करंट और हाई करंट। तो वो लो करंट वाली वो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया डिपार्टमेंट बन गया 1988 में। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1990 में स्टार्ट हुआ, पहला बैच इंटर हुआ 1990 में, ग्रेजुएट किया 1994 में, और आर्किटेक्चर 1993 में शुरू हुआ। तो गोया ये समझिए एक मुख्तसर सी तारीख़ है। और ये हमारे अप्लाइड डिपार्टमेंट्स 1988 में ये पूरे फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट्स बन गए। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बाद में अलग हो गया 1988 में, ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स बन गए। पहले थे जो कि फ़र्स्ट ईयर में इन कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाने की बच्चों को, लेकिन अब ये अलग डिपार्टमेंट्स बन गए। अब इनके अंदर अपने कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, जैसे MSc पॉलीमर चल रहा है अप्लाइड केमिस्ट्री में, जैसे MTech मटीरियल साइंस शुरू हुआ अप्लाइड फ़िज़िक्स में, या पहले MTech नैनो टेक्नोलॉजी चलता था जो हमने एक सेपरेट सेंटर बनाकर नैनो टेक्नोलॉजी का वहाँ उसको कर दिया। तो ये इस तरह से बहुत सारे मुस्बत चेंजेस जो हैं वो होते रहे हैं। सर, इस पर एक हम आपसे बात ये करना चाहेंगे कि जैसे कि आप खुद भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं और आपको काफ़ी इस पर आपने PhD कर रखा है, तो इस पर हम ये जानना चाहेंगे जो आज दौर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, या बीच में अभी नैनो टेक्नोलॉजी का चला था, तो इसको आप देखते हुए क्या बताना चाहेंगे आज के स्टूडेंट को कि इसका कहाँ तक स्कोप हो सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह को सिर्फ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक महदूद रखना ठीक नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं और इनकी एप्लीकेशन हर जगह है। चुनाचे इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर कायम किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की शमूलियत है। सारे डिपार्टमेंट्स उसमें शामिल हैं, मैकेनिकल के लोग भी हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर तो है ही, और केमिकल, पेट्रोकेमिकल, सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। और MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट हुआ, जिसमें इन सारी ब्रांचेस के ग्रेजुएट्स एंट्रेंस टेस्ट देकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह MTech नैनो टेक्नोलॉजी, वो तो खैर काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है, उसका भी अलग इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी शुरू हो चुका है और वो तरक्की कर रहा है। डायरेक्टर वहाँ पर अपॉइंटेड है, नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, पोस्टें उनको एयर मार्क हो गई हैं। तो ये इस तरह के जितने एरियाज़ हैं, अब जैसे नाम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, लेकिन बहुत सारे अपकमिंग एरियाज़ जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और इसके अलावा आप देखें ब्लॉकचेन है ना, ये सारे कोर्सेज। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर एक MTech कोर्स अभी हमने शुरू किया है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखते हुए हमने MTech इन रिन्यूएबल एनर्जी यह हमने शुरू किया है, ग्रीन इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, कि यानी हमारी बिजली जो है वो सोलर एनर्जी और दूसरे जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनको कैसे हम हासिल कर सकते हैं, तो वो हमारा शुरू किया गया है। इसके अलावा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो इस तरह से बहुत सारे नए कोर्सेज़ मौजूदा ज़माने की रफ़्तार और उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टार्ट करते रहें। और इसमें मैं और ऐड कर दूं कि कुछ और कोर्सेज़ जिनके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। BTech इन फूड टेक्नोलॉजी शुरू हो चुका, उसकी ज़रूरत थी, ज़रूरत है, तो बैचलर्स लेवल पे हम शुरू कर चुके हैं। इसी तरह जी अब हम जो है वो एक BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं,
कि वो कोर्स भी हमारे यहाँ शुरू हो जाए। और बी फार्मा भी काफ़ी हद तक समझिए कायम हो गया। उसकी 7 पोस्टें थीं जो लैप्स हो गई, उनको रिवाइव कराकर और फिर बी फार्मा का कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा और हमारी फैकल्टी में शुरू होगा, क्योंकि उसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बढ़ावा देता है। तो हम उसको शुरू करेंगे, फिर आगे जैसे भी वो तरक्की करेगा, जैसे भी उसकी नशोनुमा होगी वो देखा जाएगा। सर आपने जिस तरीके से बताया, जो एक हिस्ट्री आपने ब्रीफ दी कि एक समझने वाले के लिए काफ़ी है कि इस कॉलेज के जो आज सक्सेस अचीवमेंट इसने पूरे किए हैं, इसके पीछे की कहानी है 50, 60, 70 साल की, जो कि हिंदुस्तान के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है। लेकिन इस पर एक सवाल है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान को लोग एक सिर्फ इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं, और लेकिन जो उनका उस वक्त थॉट था साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक कि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हो तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न को जाने, रिलीजियस फेथ है लेकिन साइंटिफिक तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप लोग के आज चल रही है, तो वो सर सैयद को सोच को पूरा कर पा रही है? देखिए, सर सैयद ने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही इस बात पर रखी थी कि हम मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन को हासिल करें, और इसी बुनियाद पर उनकी काफ़ी मुखालिफत भी की गई। उनको अंग्रेज़ों का पिट्ठू भी कहा गया और कुफ्र का फतवा लगाया गया, और जो सारी बातें हम उसके बारे में जानते हैं। तो ज़ाहिर देखिए, मॉडर्न एजुकेशन उस ज़माने में इंग्लिश हुआ करती थी, इस ज़माने में कंप्यूटर है या टेक्नोलॉजी है ना। तो जैसे जैसे ज़माने की ज़रूरत और रफ़्तार बदलती रहेगी, वैसे वैसे हमें अपने कोर्सेज़ को लाना पड़ेगा और अपने नौजवानों को उसमें ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हम नहीं ट्रेन करेंगे तो ये नौजवान हमारे फिर से पिछड़ जाएंगे, जैसे कि 1857 में बिछड़े हुए थे। जो सर सैयद ने किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, उसके अंदर उन्होंने इस बात को ज़ाहिर किया कि हमारी पसमानदगी की वजह यही है कि हम जो है वो तालीमी एतबार से, तालीमी लियाकत में हम पिछड़े हुए हैं। और भी बातें थीं, मसलन उन्होंने ये भी लिखा कि 1857 में ख़ुद के गदर के ख़ुद अंग्रेज़ जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने सेंसिटिविटी नहीं रखी हिंदुस्तानी रिवायात की और रसूम के, फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से गदर हुआ। तो गदर का इल्ज़ाम हिंदुस्तानियों के ऊपर ना रख के बल्कि अंग्रेज़ों के ऊपर रखा जाए। तो मेन तो उसका ये था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास थी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास थी। तो सर सैयद की तो ख्वाब की ताबीर मैं कहूँगा ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्योंकि जब साइंस को आप अप्लाई करते हैं वही तो टेक्नोलॉजी होती है। सर 1800 आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। 1857 में जो सर सैयद ने कहा था, जैसे कि आपने भी खुद पॉइंट आउट करा, उस दौर इंग्लिश का था, यानी इंग्लिश एक उस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज था, आप अपनी बात आसानी से कहीं भी समझा सकते थे, डिबेट कर सकते थे उस पर, इसलिए उन्होंने सर सैयद ने फोकस किया। आपने कहा कि सर सैयद का बेसिकली साइंटिफिक एजुकेशन का मतलब ये था बढ़ते वक्त के साथ अपने आप को बढ़ाओ। तो 1980 और 90 का बीच का जो कंप्यूटर का दौर स्टार्ट हुआ, और 2004 या 2000 के पास लगभग लोगों के घरों में कंप्यूटर पहुंचना शुरू हुआ, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शक्ल में उन्होंने जब बनाया था। तो इसमें ये जानना है कि सर, जैसे कि आज सोशल मीडिया की अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो आज के टाइम में फेसबुक हो गया, या जो एरोस्पेस की आप बात कर रहे थे, इस टेक्नोलॉजी पे एलन मस्क जो काम कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है कि सर सैयद उस वक्त सोचते थे कि हिंदुस्तान, अपने देश, अपने समाज के बच्चे जाके बड़ा नाम करें, वो आज उनकी बनाई हुई चीज़ों को पढ़ते हैं और ख़ुद का रिसर्च कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं रह रहा है? वजह क्या है? सर सैयद की सोच बहुत आगे की थी। मैं इस सिलसिले में बहुत दिलचस्प आपको वाक़या बताऊं। अभी हमारा एक कोलैबोरेशन की बात चल रही है, नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर है साउथहैम्पटन यूके में, उनसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं और उसका वो प्रोसीजर पूरा चल रहा है। बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, शार्क प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे यहाँ के फ्लूइड मैकेनिक्स के लोग, सिग्नल प्रोसेसिंग के लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के लोग, जियोलॉजी के लोग और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सारे लोग उसके अंदर शामिल होंगे। तो जब हमने अपनी यूनिवर्सिटी को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका एक बहुत अच्छा रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि सर सैयद की सोच बहुत आगे की सोच थी, जो उन्होंने उस वक्त सोच लिया 1875 में। अब सर सैयद की जो दूरअंदेशी हम कहेंगे, उसको हम मैच नहीं कर पाए, ये हकीकत है, हम मैच नहीं कर पाए। यही एग्जैक्टली सवाल भी। और उसकी वजह से दूसरी कौमें आगे बढ़ीं और हम पीछे रह गए।
सर सैयद को जो ख्वाब था उसको हमने किसी हद तक तो शर्मिंदा ताबीर किया, लेकिन जैसा करना चाहिए था। और फिर हम ये बात बार बार कहते हैं कि सर सैयद के बाद दूसरा सर सैयद क्यों नहीं पैदा हुआ। ये एक सवालिया निशान है हमारे ऊपर कि सर सैयद ने एक राह दिखाई थी, उस राह को आगे लेके कोई क्यों नहीं चला, और उस जोश व खरोश के साथ और उस मिशनरी ज़ील जिसको कहते हैं उसके साथ किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। एडिशंस आए, जैसे आपने कंप्यूटर की बात की तो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर एमएन फारूकी साहब ने काफ़ी क्योंकि वो आईआईटी खड़गपुर से आए थे तो उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया यहाँ पर कंप्यूटर की एजुकेशन को, और चुनाचे उसी को रिकग्नाइज़ करते हुए हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है उसका नाम ही एमएन फारूकी कंप्यूटर सेंटर रखा गया। तो इस तरह से सारे वाइस चांसलर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है उस दौर में। हाँ, नहीं उसके बाद भी 1970-80 के बाद सर कुछ देखने को ज़्यादा मिला नहीं। फारूकी साहब तो बात के थे, और लोगों का अपने अपने हिसाब से था। बिल्डिंग्स पे कुछ लोगों ने ध्यान दिया तो बिल्डिंग हमारा कैंपस बहुत खूबसूरत हो गया, और जैसे मौजूदा वाइस चांसलर साहब ने कोर्सेज़ बहुत नए स्टार्ट किए तो वो सारे कोर्सेज़ का उनको क्रेडिट जाता है। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ, और उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं, उसके कसूरवार हम सब हैं। तो सर हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो एक हमारा मोटिव ये भी है कि जो सर सैयद ने जिस सोच को लेके चले थे, और चाहे मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर लूँ या किसी की भी बात कर लूँ, कहीं ना कहीं वो सर सैयद की सोच से इंस्पायर्ड हुए थे, और इसी यूनिवर्सिटी से यानी उस टाइम में मदरसा तो उलूम से पढ़ाई करी उन्होंने, फिर आगे बढ़ते चले गए। आप भी किसी न किसी टाइम में जुड़े होंगे, तो आपके जिस वक्त आप जुड़े थे उस वक्त की सोच में, और अब आप उसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये दोनों की गैप को आप कैसे देखते हैं? जो आज के स्टूडेंट इस बात को देख रहे हो, इस चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे कि सर इस दोनों के गैप को कैसे लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारा एडमिशन हुआ 1988 में बीएससी इंजीनियरिंग में, और 1992 में हमने ग्रेजुएट किया। यहाँ से निकलने के बाद हम एमटेक करने गए आईआईटी कानपुर, या बाद में पीएचडी की आईआईटी दिल्ली, या पोस्ट डॉक किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली में। तो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मुझे रहने का मौका मिला, और मैंने कंपेयर किया अपने आप को उनसे, है ना। तो मैंने ये पाया कि पहली बात तो ये कि उन आईआईटीज़ के अंदर जो हमारा इनपुट होता है वो बहुत आला दर्जे का होता है, उनको अच्छा इनपुट ही अच्छा मिल जाता है उनको, तो ज़ाहिर है वो आउटपुट भी अच्छा दे देते हैं। हमारे यहाँ हम केटर करते हैं लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को, है ना, बिल्कुल समझिए गांव के रहने वाले और ऐसे जिनकी ख़ानदान में किसी ने पढ़ाई नहीं की, वो हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम उनको काबिल बनाएं। उसके लिए हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने स्टूडेंट्स क्लब्स कायम किए हुए हैं। अब रोबो क्लब है, अब एक बच्चा वो किसी भी ब्रांच का हो, रोबो क्लब में जाकर वो रोबोटिक्स के ऊपर और इस तरह के ऑटोमेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकता है और कर रहा है, और उसकी बुनियाद पर उसको दुनिया में इनामात हासिल कर रही है हमारी टीमें। ऐसे ही हमारे यहाँ SAE क्लब है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो फार्मूला रेसिंग की कार हमारे बच्चे खुद पहले नट बोल्ट से पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि UK तक गए, कार शिप की गई, वहाँ के अलमनाई ने मदद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कार वहाँ भेजी गई और हमारे बच्चों ने वहाँ पर खूब दाद तहसीन हासिल किया। ऐसे ही ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल क्लब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स क्लब्स हैं, इस तरह से सेंटर फॉर ये इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर रिसर्च इन इलेक्ट्रीफाइड, जो आपने इलॉन मस्क की बात की, टेस्ला कार की बात की, उसकी रिसर्च हमारे यहाँ चल रही है। तो हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि बच्चे हमारे जो गैप है हमारे इनपुट और आउटपुट में, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। जब हमारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट करें तो वो कहीं भी शाना बशाना खड़े हो सकें और किसी के साथ भी वो दुनिया में कम्पीट कर सकें, और कर रहे हैं। हमारे यहाँ के नोटेड अलमनाई हैं, आप समझिए प्रोफेसर DP अग्रवाल जो कि UPSC के चेयरमैन रहे, जो बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। वो बॉडी जो IAS सेलेक्ट करती है उसके चेयरमैन रहे वो, है ना। और इसके अलावा आप देखिए अनुभव सिन्हा, वो हमारे यहाँ के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ज़फ़र इकबाल हमारे यहाँ के। अभी यंग टर्क्स में अगर आप देखें तो आमिर कुतुब हैं जिनको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला, हमारे एक रीसेंट ग्रेजुएट हैं।
तो हमारे यहाँ के बच्चे पूरी दुनिया में कंपनीज़ कायम कर रहे हैं। ताहिर मद्रास वाला है, उन्होंने पूरी ओपन सिलिकॉन कंपनी कायम की, और फिर ये अलुमनाई आकर हमारी मदद भी कर रहे हैं अपने अंदाज से। तो वो जो गैप की आप बात कर रहे हैं उसको पुर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गैप बहुत बड़ा है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। गैप बहुत बड़ा है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो उनकी सलाहियतों को हमें निखारना पड़ता है, संवारना पड़ता है और उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो कोशिश की जा रही है, अब उसके समरात भी दिख रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा भी। और यही वजह है कि हमारे जितने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं यूजी, उनको एक्रेडिटेशन मिला 5-5 साल का, जो कि अच्छे एनआईटीज़ में नहीं हासिल है। हमारे यहाँ सारे यूजी प्रोग्राम दोबारा 5-5 साल के लिए एक्रेडिटेट हुए कंसेक्यूटिवली। बहुत सारे एमटेक प्रोग्राम्स हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर 5 साल के लिए एक्रेडिटेट हुए, कुछ जो है वो 3 साल के लिए भी एक्रेडिटेट हुए, लेकिन ज़्यादातर 5 साल के लिए एक्रेडिटेशन उनको मिला है। NIRF में हमारी रैंकिंग 35 से 40 के बीच में रहती है, जिसमें IITs NITs सब शामिल हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि हम इसको और आगे बढ़ा सकेंगे। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन आपसे अगर हमारा ये सवाल था कि आप जब यहाँ पे स्टूडेंट थे BSc के और आज आप प्रिंसिपल हैं, तो अंदर से जो आपकी फीलिंग्स है वो क्या है, वो एक्चुअल में लोग जानना चाहेंगे। इसको लोग नहीं, बेसिकली स्टूडेंट जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट के इंस्पिरेशन भी हैं। देखिए, आप ये सवाल तो आप स्टूडेंट से ही पूछें जी कि एज़ प्रिंसिपल मेरा 5 साल का टेन्योर पूरा हुआ और फिर उसके बाद यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे उसमें तौसीह मिली, तो मैं समझ रहा हूँ किसी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ, तभी मुझे तौसीह मिली है। अब बाकी देखिए, मैं अपने आप को जज करूँगा तो वो मुनासिब नहीं होगा। आपने सोचा था कभी स्टूडेंट लाइफ में कि मैं आगे चल के इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनूंगा? प्रिंसिपल बनने की बात तो बहुत बाद में सामने आई। मैं तो रिसर्च वगैरह में था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था यहाँ का, और IITs वगैरह में मैंने पढ़ा था, तो मैं रिसर्च में ही रहना चाहता था। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। मुझे प्रोवोस्ट बनाया गया सुलेमान हॉल का, तो फिर प्रोवोस्टशिप मैंने की 1.25 साल, और फिर मैंने सोचा कि प्रोवोस्टशिप से तो अच्छा प्रिंसिपलशिप ही करना है, ताकि हम अपने कॉलेज को कुछ दे सकें। तो प्रोवोस्टशिप में देखिए रूटीन काम है, बच्चों की जो ज़रूरियात हैं उनको देखना है, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्याती काम नहीं कर सकते। ये ज़्यादा अच्छा मौका था। तो इस तरह से हमें प्रोवोस्टशिप होते हुए प्रिंसिपलशिप की तरफ मैं आया। तो आप सही कह रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मेरा रुझान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आदमी उसमें हालात के धारे में आ जाता है। कोई इशू नहीं है कि आप ऐसे भी सर आप बस ये कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको मैं अपना 100% दे सकूँ, 100% से ज़्यादा दे सकूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़, उसको करने की मैं कोशिश करता हूँ। सर बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि जैसे यार आप USA गए, तो ये इनकी भी बहुत सारी जो है ख्वाहिश होगी कि कैलिफोर्निया जाएं, वहाँ जाकर रिसर्च करें। तो और सर सैयद की जो सोच भी थी कि नई चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, और उनका तो ये भी था कि नई चीज़ हम खुद भी उस पर रिसर्च करें और नई चीज़ लाएँ। तो आप स्टूडेंट को सर सैयद के हवाले से और आज के साइंटिफिक एजुकेशन को जोड़ते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे, बहुत कम अल्फाजों में, जो कि एक स्टूडेंट कमज़ोर भी समझ जाए आपकी बातों? जी देखिए, सोच ऊंची रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सोच तक महदूद रखना ये ठीक नहीं, उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सर सैयद भी सोच लेते कि मैं यूनिवर्सिटी खोलूँगा और कुछ अमली जामा ना उसको पहनाते, तो आज ये यूनिवर्सिटी मादर दर्जगाह वजूद में ना आती। तो मैं स्टूडेंट्स से यही उनको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी सोच है उसको बुलंद ज़रूर रखिए, लेकिन उसके लिए आप कदम उठाना शुरू करिए। पहली बार में आप छत पे नहीं पहुंच जाएंगे, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें आप बेहतरीन नंबर लाइए। ये मत सोचिए कि ये कोर्स बाद में काम आएगा तो मैं पढ़ूँ, नहीं काम आएगा तो नहीं पढ़ूँ। कोई भी पढ़ाई जो है वो बेकार नहीं जाती है। आप सारे कोर्सेज़ के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड्स आपके आने चाहिए। वो समझिए गोया स्टेपिंग स्टोन है, पहला स्टोन है जिसके ऊपर आप कदम रखेंगे। जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो फिर आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, फिर आप वहाँ पहुँचेंगे। अब आपकी बार और ऊपर हो गई, फिर आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, तो फिर और आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जीना आपको चढ़ना पड़ेगा, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, और एकदम से तो कोई भी ऊपर नहीं पहुँचता, सिवाय इल्ला माशाअल्लाह किसी के ऊपर अल्लाह मेहरबान हो जाता है तो अलग बात है। सही डायरेक्शन में जारी रखना पड़ेगा। एक किताब के प्रीफेस में मैंने पढ़ा, देयर इज़ नो ईजी वे टू लर्निंग। लर्निंग में कोई आसान तरीक़ा नहीं है, यू हैव टू लर्न इट द हार्ड वे, है ना।
अगर मुझे रटना भी है तब भी उसमें पसोपेश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई रटना तो बेकार है, वो कभी ना कभी काम आ जाएगा, आ सकता है। तो किसी भी, मैंने मिसाल दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रटिए, आप उसको समझिए भी, लेकिन वो रटना भी बेकार नहीं जाएगा, कभी ना कभी काम आएगा। मुझे याद है स्कूल में हमारी एक इंग्लिश टीचर थी, वो शुरू में हमको जो है वो क्वेश्चन आंसर रटाती थी। हम कहे मैडम रटाने से क्या फ़ायदा, हमें लिखाना सिखाइए। उन्होंने कहा देखिए क्लास 5 तक आप रटिए, क्लास 6 से आपको लिखाना सिखाएंगे। तो हमने महसूस किया कि जो रटा था और जो एक इंग्लिश कंस्ट्रक्ट था, वो फिर हम जब क्लास 6 से हम लिखने लगे तो वो चीज़ें जहन में आ जाती थीं और हम अच्छी इंग्लिश लिख सकते थे। तो कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि लर्निंग का कोई भी स्टेप बेकार नहीं है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और सिर्फ सोच तक अपने आप को महदूद न रखें, कदम उठाएं, क्लासेस अटेंड करें सारी और सीखें, टीचर से सीखें। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे साथी हैं उनसे भी सीखें, अपने छोटों से भी सीखें, कोई भी सीखने का मौका छोड़ें नहीं। ये मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए होगा। सर आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया और वक्त की कमी ना होती तो इस गुफ्तगू को और बढ़ाते और इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो फिर दोबारा किसी और टॉपिक पे बात की जाएगी। तो वक्त कम है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अब तक जो देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद ख़ान की उस दौर में क्या सोच थी, AMU 100 ईयर्स माइलस्टोन में इसी पे हम लोग कवरेज कर रहे हैं और नए गेस्ट से नई चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो देख लीजिए। 1857 के दौर में सर सैयद अहमद ख़ान और उनकी फैमिली को क्या नुकसान उठाने पड़े थे, आपको सजेशन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ट्रेडिशन क्या था उसको भी आप डिस्क्रिप्शन और सजेशन में मिल जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जाकिर हुसैन कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे एक लाइफ साइंस की फैकल्टी है, वो क्यों हर वक्त नंबर 1 पे होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही, और मैं मुदस्सिर।